वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। 7 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर, जो कल इवनिंग 6 अप्रैल के इवनिंग से लेकर अभी तक इम्पोर्टेंट है। कुछ 5 अप्रैल का भी कुछ इम्पोर्टेंट शेष रह गया था, हालांकि कुछ सॉफ्टवेयर में अपडेट चल रहा था, तो आप लोग उसी की वजह से 2 दिन का करंट नहीं हो सका, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से कंटिन्यू सारी चीज़ें हो जाएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स आपको, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल किया गया विथ एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के तहत इसे शामिल किया गया। और वन लाइनर, डेली वन लाइनर जो करंट अफेयर सीरीज चलता है, जिसमें आप लोग को 15 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराया जाता है। इस प्रकार आपको टोटल 25 प्रश्नों का जो आज करंट है, उस पर 25 प्रश्नों का अभ्यास युक्ति इसके द्वारा कराया जाता है। इसी प्रयास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है आप लोगों का, और भी अच्छे सपोर्ट बनाए रखिए। और एक न्यूज़ आप लोगों के लिए और भी अनाउंसमेंट है। करंट अफेयर्स और सब्जेक्टिव आप लोग जैसे आप लोग ऐप पर या वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर क्विज़ से आप लोग को क्विज़ के नाम से एक सीरीज चलाया गया है, जिसमें आप फ्री क्विज़ दे सकते हैं, आप टेस्ट वहाँ दे सकते हैं, और विथ एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पर मिलेगा, सारा एक्सप्लेनेशन रहेगा। वो करेंट का सेगमेंट चलाया गया है, जिसमें करेंट का सेगमेंट डेली अपडेट होगा, और आप लोगों को सब्जेक्टिव टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे संबंधित जो भी टेस्ट है वो फ्री अवेलेबल कराया गया है। तो ये 2 सेगमेंट आप लोगों को चलाए गए ऐप और वेबसाइट दोनों पर, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। आगे हम लोग चलिए बढ़ते, उस पर विशेष चर्चा करेंगे वो कैसे काम करेगा। उससे पहले जो भी अभी चैनल को सबसे पहले देख रहे हैं, नए हमसे पूरा नए अभी अभी जस्ट जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक शेयर जरूर करिए। यह दोनों आप लोग को स्टूडेंट को करना है। ये आप लोग न्यू स्टूडेंट जो अभी जस्ट हमसे जुड़ रहे हैं, व्यूअर जुड़ रहे हैं, साथ में ओल्ड जो स्टूडेंट है, ऑल व्यूअर हैं, वो लोग जरूर शेयर कीजिए, हमारे काम को मोटिवेट करिए, लोगों को तक बताइए, रेफ़र कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, वेबसाइट अपडेट हो रहा है, आप नए नए एक्सपीरियंस आप वहाँ होल्ड कीजिएगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें आप लोग को अवेलेबल कराएगा, क्योंकि लास्ट आवर बचा हुआ है एग्ज़ाम एक का 67 हो या यूपी पीसीएस हो, सभी का आप एग्ज़ाम लास्ट आवर पर चल रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप स्टूडेंट ओरिएंट, एग्ज़ाम ओरिएंट बातें की जा रही है यूपीआई इस पर, तो आप लोग जाकर वहाँ जरूर टेस्ट दे सकते हैं, और वो बिल्कुल फ्री है, कोई कोस्ट नहीं है, तो आप लोग दे सकते हैं उसको। चलिए, मेरे बारे में आप लोग अबाउट मी आप जान लीजिए, मैं किस ऑथेंटिसिटी के साथ आपके साथ सामने हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए मुझे क्या एक्सपीरियंस मैं होल्ड कर रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ मैंने हिस्ट्री ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, और उसके बाद 6 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह है। तो उसको मैं लर्निंग, और जो लर्निंग रूप से मैं अभी तक इस चीज़ों को सीखा हूँ लर्नर के रूप में, तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें अवेलेबल करा रहा हूँ। टू दी पॉइंट में बात करता हूँ। एग्ज़ाम जो आप इसी का उदाहरण इसी से समझ सकते हैं कि जैसे उत्तराखंड का पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, 150 क्वेश्चन का जीएस का पेपर, जिसमें 144 आप लोगों को केवल युक्ति आईएएस के द्वारा इस 3 से 4 महीने का जो शेड्यूल चलाया गया है, टेस्ट, क्विज़, टेलीग्राम, मेगा क्विज़ टेलीग्राम पर, तो इन सभी से ही 114 प्रश्न आपको टैली कर गया है। तो आप समझ सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंट टू दी पॉइंट बात करने का कितना असर होता है। और आप इस पर बिलीव कीजिए, ये थ्योरी, बेबी स्टेप थ्योरी जो अपना लेता है, उसका सिलेक्शन पीटी मेंस किसी भी रूप से नहीं रुकेगा। तो आप लोग इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे चलाते रहिए, करते रहिए। 3 टाइम मैंने इंटरव्यू फेस किया है, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, यूपीएससी प्लस पीसीएस स्तर पर, और साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा है, लोक प्रशासन है। जब मेंस की पेपर होगी उसमें मैं लोक प्रशासन में हिंदी माध्यम से लूँगा, और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग एक मैडम है, उनके द्वारा लिया जाएगा। जीएस पेपर आप लोगों को मैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा लिया जाएगा, पॉलिटी, आईआर, और करंट अफेयर जो क्वेश्चन होता है वो मेरे द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इन सभी के साथ साथ मुझे 10,000 प्रश्नों का यूपीएससी और प्लस पीसीएस, ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन क्रिएट करने का एक्सपीरियंस है, जो आपको इस साल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। विभिन्न बुक में, विभिन्न जो भी प्रकाशन के बुक है उसमें आप लोग को मिल जाएगा, बहुत से आप लोगों को सेट में देखने को मिल जाएगा। ये एक्सपीरियंस एक अलग मैं होल्ड करता हूँ। इसी आधार पर मैं आप लोगों को सारा गाइडलाइन दे रहा हूँ कि नहीं, ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप इतना ही कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, युक्ति आईएएस से आप जुड़ने का सबसे बेहतर विकल्प क्या क्या हो सकता है उसे देख लीजिए। आप लोग सबसे पहले गूगल ऐप से आप लोग हमारा युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको ऐसा लोगो मिलेगा देखने को। तो आप ऐप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है,
सबमिट करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। और ज़रूर प्लेटफॉर्म पर आइएगा तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल है, फ्री टेस्ट है, पेड टेस्ट है और एग्ज़ाम ओरिएंट टेस्ट है। जो एग्ज़ाम अभी कराए जा रहे होने वाले हैं उससे संबंधित आप लोगों को सारी चीज़ें अवेलेबल होगा, तो आप इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। और साथ में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एयरफोर्स, डीआरडीओ सभी के एग्ज़ाम यहाँ पर जितने ऑल गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी आपको यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है एग्ज़ाम, उसका हिंदी और इंग्लिश मीडियम का आपको टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, जिसमें आपको 399 में 2000 टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। सोचिए कितना बेहतर विकल्प आप लोग को युक्ति आईएएस दे रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए और एक बार युक्ति आईएएस को विजिट कीजिए तो समझिएगा। और हमारा टैग लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। इसी प्रयास के साथ हम लोग आपके सामने हैं। चलिए नेक्स्ट है यूपी पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो भी अभ्यर्थी हैं देख सकते हैं। हालांकि समय कम बचा हुआ तो आप भी देख सकते हैं। इसका मात्र 1500 रखा गया फी, जिसमें 51 टेस्ट अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें मॉड्यूल आप देख सकते हैं, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए है। तो इन सब चीज़ों को सीखिए। यूपी पीसीएस का भी 21 टेस्ट है, जिसका मात्र 299 फी रखा गया है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं आप ले सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। 299 में 21 टेस्ट आप लोगों को अवेलेबल होगा और सभी देखिए शेड्यूल बना हुआ है। तो आप लोग जो भी और हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के स्टूडेंट उसको ले सकते हैं। तो अगर आप लोग इच्छा कर रहा है तो आप लोग जरूर लीजिए। एग्ज़ाम और इन चीज़ों को सीखना है और उन क्वेश्चन को जो आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो एग्ज़ाम हॉल तक कैरी करवाना है। तो युक्ति से जरूर जुड़िए। चलिए नेक्स्ट 67 बीपीएससी का भी सीरीज चल रहा है। यह हालांकि अब लास्ट अंतिम दौर पर है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं कोई टेस्ट ज्वाइन किया कर भी लिए है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड एग्ज़ाम टेस्ट को देना चाहते हैं तो युक्ति आईएएस को जरूर परचेज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप कितने आपकी तैयारी किस रूप से हुई है। अगर आप यहाँ पर 95 प्लस है, 95 प्लस है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा पीटी में, आप इसकी गारंटी ले लीजिए। क्योंकि यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को बनाया गया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों को शामिल किया गया है। तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस आप कर लीजिए, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं जो बाहर होने की पीटी में सिलेक्शन जिनका नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का स्टूडेंट के लिए तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है लुसेंट बूस्टर। आप लोग को ये सीरीज चल रहा है। जो भी स्टूडेंट जीके का पार्ट आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे जिसमें जीएस या जीके का पार्ट पूछा जाता है, उसके लिए लुसेंट बूस्टर बहुत ही रामबाण का टॉपिक आपको ये चीज़ें अवेलेबल कराएगा, जिसमें आपको 600 से अधिक प्रश्नों का सिलेक्शन संग्रह है, जिसमें आपको टेस्ट है, पीडीएफ मिलेगा प्लस वीडियो एनालिसिस भी मिलेगा। ये 3 फॉर्मेट पर आप लोग अवेलेबल होगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट को प्राप्त होगा। इसका मात्र फी रखा गया 199 फी रखा गया है, सबसे कम फी रखा गया है। और युक्ति आईएएस इसका प्रयास है आप लोग से कम, बस सॉफ्टवेयर का जो मेंटेनेंस चार्ज है प्लस एम्प्लॉई का जो मेंटेनेंस चार्ज है उसका ही सेवा लिया जा रहा है। बाकी हम लोग नो कॉस्ट नो पे पर कार्य वर्क कर रहे हैं। बस हम लोग का कुछ मोटो है, उन चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। और भी पैसे धंधा बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें की जा सकती है, पर यहाँ एजुकेशन को हमें धंधा नहीं बनाना है, उसको एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को लेकर आना है। इन सब चीज़ों को समझिए और हमसे जुड़िए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो आप लोग दिन भर कहीं भी पढ़ रहे हो, आज करंट अफेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पढ़े उससे संबंधित 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो करंट आज का उससे संबंधित प्रश्न आप कैसे सॉल्व करिएगा, क्या वो सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को यहाँ देखने के लिए आप आइए। और एक्सप्लेनेशन इसका बहुत बेहतर रहता है, आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। और जो अभी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए उनको पता है किस रूप से हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे ही प्रश्न आता है सभी अभ्यर्थी एक्टिव मोड में आंसर देने का प्रयास करें। अगर एक्टिव मोड में आंसर देते हैं तो बहुत से एग्जाम में जो डर होता है एग्जाम में आंसर देने का, फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही फर्स्ट लाइन में आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर देने का जो टेंडेंसी आप लोग डेवलप होता है वो डर समाप्त हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप लोग आंसर दे सकिएगा। चलिए, भारत का प्रथम संस्कृत जो स्टील स्लैग है, प्रस्कृत जो स्टील जो गैवेज होता है या किसी रूप से स्टील का जो अवशिष्ट के रूप में नहीं यूज़ किया जाता, आप कहीं पड़ा रहता है उसका, अब उसको उपयोग हम लोग स्लैग के रूप में सड़क निर्माण में कर रहे हैं। तो यह कहाँ किया गया है प्रथम प्रयास, यह आप लोग को ध्यान रखना है। दिल्ली में है, रक्सौल में, सूरत में, कुन्नूर, तो कुन्नूर अर्थात तमिलनाडु का एक शहर है, वहाँ पर
कहाँ पर किया गया है? यह पहला प्रयास। इसका सही उत्तर क्या होगा? ABCD में क्या सही उत्तर होगा? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर आपको सूरत होगा। सूरत में किया गया पहला प्रयास। देखिए इसी रोड का वे किया। देखिए स्टील का तार है, उसको गैवेस के रूप में जो उपयोग किया जाता है, कहीं पड़ा रहा था स्टील, उसका उपयोग करके इसमें नई तकनीक डेवलप की। हालांकि भारत के लिए नवीन है, विश्व के लिए नवीन नहीं। विश्व में यूरोपीय कंट्री में बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्री है जहाँ इस थ्योरी को अपनाया जाता है। इससे सड़क मजबूत होती है, सड़क का जो रोडवे रहता है वो मजबूत बनाता है और टिकाऊ ज़्यादा होता है, और किसी प्रकार का जो टूटता फूटता वो उसके दर कम हो जाती है। इसी उद्देश्य से इसको टेक्निक को अपनाया जाता है। तो ये देखिए कहाँ है? गुजरात के सूरत शहर में इसका प्रथम प्रयोग किया गया है। प्रथम संस्कृत स्टील स्लैग, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो आ जाता है आप लोग को, उसका उपयोग किया जाए सड़क निर्माण में। यह भारत का पहला प्रथम शहर है। तो मैं कितनी बार आप लोग को बोला, जब भी फर्स्ट हो, वो इंडिया में हो या वर्ल्ड में हो या कहीं भी हो, स्टेट में हो, तो आप लोग को याद रखना है। उससे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग को इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पहले ही इन सबों को सॉल्व करना है। तो यह क्या है, कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से संस्थान इस पर काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। जैसे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है वो इसका, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद CISR, नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, आर्सेनल मित्तल निस्पान स्टील। देखिए एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये आपसे पूछ सकता है किस प्राइवेट कंपनी के द्वारा यह कार्य किया जाए। तो आर्सेन मित्तल निस्पान स्टील कंपनियां हैं, उसके द्वारा भी इसमें सहयोग किया जाए। प्लस CRRI, CSIR और आपको केंद्रीय इस्पात उद्योग और नीति आयोग। तो ये सब संस्थान है, साथ में मिलकर संयुक्त रूप से ये उद्यम परियोजना, ये बड़ी बजट की परियोजना है, इसके लिए कार्य कर रहा है। तो देखिए कंपनियों का नाम, संगठन का नाम जरूर याद रखिएगा। प्रश्न मॉडिफाई करके भी पूछ सकता है। इस प्रथम जो संस्कृत स्टील स्लैग इंडस्ट्रियल वेस्टेज है, उसके निर्माण में कौन कौन से संस्थान में मिलकर कार्य किया है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना। ये सब चीज़ें पूछ सकता है। ये जो एग्जाम ओरिएंट है इसी पर बात की जा रही है। साथ ही हम लोग जो आप लोग को स्पेशल जो न्यूज़ देते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के, क्योंकि देखिए यूके का PCS में इस प्रकार के बहुत से प्रश्न पूछा गया, राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यपाल। तो देखिए इसलिए हम लोग इस सब चीज़ों को प्रेफर पहले से कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कि अभी आज ही दे रहा हूँ, आप पिछले 2 से 3 महीने का आप करंट अफेयर्स या कोई ऐसा टेस्ट का वीडियो देख लीजिए जहाँ पर इन सब चीज़ों की चर्चा की गई। इसलिए की जाती है कि साथ ही साथ आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और एग्ज़ाम में आए तो गलत ना करके आए, क्योंकि अगर ये सब गलत हो जाता है तो आपको सिलेक्शन की जो प्रतिशतता रहेगी चयन होने का, वो समाप्त हो जाता है और आप 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं। बाद में सोचते हैं कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ये सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं और ये बहुत बेहतर टेक्निक है चीज़ों को याद। ये देखिए स्पेशल बैठ के याद करने वाली चीज़ नहीं है। जैसे स्टेट कभी आए तो याद रख लीजिए उसी समय। जैसे मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। अमूमन मुख्यमंत्रियाँ तो सब, मुख्यमंत्री जो स्टेट को तो सभी का याद है। राज्यपाल, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीटें याद नहीं रहती है, तो इसे याद रखना है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। किस लोकसभा सीटें कितनी है? 26 और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 21। इससे अतिरिक्त जानने की जरूरत नहीं है। विधानसभा है तो विधानसभा रेयर में पूछता है, जरूरी नहीं है कि वो डेली याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूं। चलिए, ऑनलाइन वन जीव व्यापार रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी किया जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइड जो फंड है उसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP है, इसकी चर्चा तो हमेशा होती है। फिर नेक्स्ट है उपयुक्त में से सभी या सभी के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। तो किस संस्था द्वारा की जाती है? तो यह कि आपको वन्य जीव कोष अर्थात WWF के द्वारा कराया जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर सही आंसर होगा। तो आप लोग सही आंसर ए होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये देखिए जो भी संस्थाएं का नाम यहाँ दिया है सभी इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के नज़र से इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी एस्पिरेंट से ये 3-4 जो संस्था है उसका नाम आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। उसका संगठन कब हुआ, उसका गठन कब हुआ, उसका अध्यक्ष कौन है, वो किन किन क्षेत्रों में काम करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंट है, एग्जाम इससे बार बार प्रश्न इससे पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से कभी गलती नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन वन्य जीव व्यापार जो रिपोर्ट है वह कोष द्वारा WWF वर्ल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया जाता है।
रिपोर्ट में खास क्या है, बहुत से रिपोर्ट में चर्चा की गई और एग्जाम ओरिएंटेड कुछ चीज़ें आप लोग याद रखना, शायद ये पूछ सकता है। जैसे म्यांमार के संबंध में चर्चा किया गया है, वहाँ अवैध खरीद की संख्या बढ़ी है, लुप्तप्राय प्रजातियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा उत्पन्न करता है। हाल ही में कोरोना का नाम सुने होंगे, तो बात की गई चीन का जो अवैध व्यापार होता था, वहाँ से कहीं ना कहीं अंतर संबंध था इस बीमारी का। तो देखिए इसी प्रकार का बहुत सा ऐसा बीमारी है जो इस प्रकार के अवैध जो जीवों की हत्या होती है, जिसका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पर वायरस इस प्रकार के डेवलप हो जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। इसलिए यह इस संबंध में रिपोर्ट डाटा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, एक वर्ष के अंदर इस तरह के सौदों में 74% की वृद्धि है। सोचिए, कोरोना ने सबको झकझोर दिया, फिर भी लोगों का जो मानसिकता है वो बदल नहीं सका। लोग आज भी अवैध व्यापार इस प्रकार के कर रहे हैं, अवैध अवैध हत्या कर रहे हैं जानवरों का, जहाँ से वायरस इस प्रकार का डेवलप होता है। करना ही है तो एक ऑथेंटिक तरीके से करिए, एक बेहतर प्लानिंग के साथ कीजिए, क्योंकि सभी की ज़रूरतें अपने अपने अनुसार होती है, उनको रोका नहीं जा सकता है। पर जब हम अवैध करते हैं तो उसका कोई रूल एंड रेगुलेशन, किसी प्रकार की अथॉरिटी जवाबदेह नहीं होती है। लोग अपने अनुसार चीज़ों को कार्य करते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और पूरा विश्व उसका दंड झेलता है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यह रिपोर्ट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है, व्यापार में 174 प्रजातियों में से 54 जो 54 है वैश्विक विलुप्त का सामना कर रहा है। तो देखिए रेड लिस्ट जो जारी होगा इस बार, इसमें इन सबों का चर्चा जरूर होगा। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट यह आप लोगों के लिए हो जाता है, यह आप लोगों का जो ऑनलाइन वन प्राणी रिपोर्ट है वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए 54 वैश्विक विलुप्ति की इस जगह पर जो बातें की गई है वो रेड लिस्ट में इस बार जारी होगा, जरूर होगा, क्योंकि इससे कोऑर्डिनेटेड चीज़ें हैं। अब हम लोग बात करते हैं वन्य जीव कोष के बारे में। क्या है यह? एक गैर सरकारी संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। देखिए कितनी बार मैंने आपको इसके बारे में बताया था, और यह उत्तराखंड में इससे प्रश्न भी आया था। इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में बात की गई थी, जो पांडा है उससे प्रश्न आया था। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं 1000 बार आप लोगों को ये सब बातें बोलता हूँ, हमारी टीम कि आप लोग को इस प्रकार से ही तैयारी करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है आप लोगों को है कि कहाँ है संस्थान का संगठन, कहाँ है मुख्यालय, कहाँ है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। जब फोटो आप लोगों को पिक्चर दिया जाता है वहाँ पर लोगों में रहता है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, पर आप लोग सीरियस होते नहीं हैं, चीज़ों को समझते नहीं है कि किस फॉर्मेट में चीज़ों को बनाया जा रहा है। केवल यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को दिया जाता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं रहती है। वही चीज़ आप लोगों को सर्व की जा रही है जो एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रश्न बनाएगा। इसी को ध्यान में रख के आप लोग तैयारी करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। अच्छा लगता हो चैनल को शेयर जरूर करते रहिए, रुकना ही नहीं चाहिए। हम लोग का जो टारगेट है 10,000 का, वो जल्द से जल्द आप लोग पूरा करने में हमारा सहयोग करिए, ताकि हम लोग नया अन्वेषण जल्द से जल्द ला सकें। लास्ट आप लोग इसके संदर्भ में क्या है, यह संरक्षण संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यह भी आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता, ऑप्शन दे देगा और बोलेगा जो यह संरक्षण से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन है, तो पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ा संगठन यही है, WWF है। अब नेक्स्ट है रिपोर्ट और कार्य कौन कौन से करता है यह WWF, उसके बारे में आप लोग बस रिपोर्ट याद रखना है, प्रश्न कहीं से पूछ दे। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट यह जारी करता है, जो WWF द्वारा वर्ष 1998 से प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित करता है। तो यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है, याद रखिएगा, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आप लोग को यही जारी करता है WWF। अर्थ आवर इसी के द्वारा जारी होता है। तो ध्यान, एक और भी प्राइवेट संस्था है उसके द्वारा भी कोऑर्डिनेट रूप से, पर मैं संस्था की बात कर रहा हूँ तो इसी का नाम लिया हूँ। यह प्रत्येक वर्ष जारी होता है, इसका डेट फिक्स नहीं होता है, अर्थ आवर के रूप में अलग अलग डेट के रूप में आता है। डेट फॉर नेचर कार्यक्रम, देखिए ये भी आप लोगों को डेट फॉर नेचर कार्यक्रम स्वेप इसके द्वारा ही जारी किया जाता है, जो विदेशी ऋण भार का एक अंश इस शर्त पर माफ किया जाता है जो यह देश के पर्यावरण के संरक्षण में स्थानीय स्तर पर निवेश करेगा। मान लीजिए बहुत सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हम लोग लोन कर्ज लेता है भारत, मान के चलिए, जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, और भी बहुत सी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो हमें कर्ज देती है। अगर हम लोग कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं तो कर्ज एक ही शर्त पर लौटाती है बड़ी संस्थाएं। ये संस्था कोऑर्डिनेट करती है और बोलती है, मान लीजिए हमारे पास 10 मिलियन का कर्ज है, तो हम तभी माफ़ करेंगे उस 10 मिलियन का आप लोग अपने राज्य में, अपने भूभाग पर पर्यावरण से संबंधित कार्य करके दिखाइएगा, तो ये कर्ज माफ़ हो जाएगा, आप लोग उसका उपयोग वहाँ कीजिए।
तो इसलिए आप, और साथ में वो उसके साथ और भी एक्स्ट्रा फंड देते हैं। समझ लीजिए कितना रिवेट रूप से काम किया जाता है। पर्यावरण एक पृथ्वी है, एक पृथ्वी को बचाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नया प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। जो डेप्थ फॉर नेचर कार्यक्रम चलाया जाता है उसके तहत इसको किया जाता है। तो प्रश्न आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है। मरीन स्वेट वाटरशिप काउंसिल जो है MSC, जो अवैध रूप से मछलियाँ का जो समुद्र में दोहन किया जाता है, पकड़ी जाती है, जो प्राकृतिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, जो विलुप्ति की कगारी पर है, तो उसे बचाने के लिए यह प्रयास करता है। तो इसलिए यह एक प्रोग्राम WWF के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्दी ग्रीन पोटैटो के रूप में आपको यह प्रोग्राम चलाता है। आलू से संबंधित कुछ चीज़ें इस पर कार्य करता है। हेल्दी ग्रीन पोटैटो के संदर्भ में भी यह कार्य करता है। तो यह महत्वपूर्ण है। 4-5 चीज़ें आप लोग को याद रखना है, प्रश्न यहीं से होगा। आप लोग चीज़ें एग्जाम ओरिएंट बातें कीजिए, चीज़ें समझ में आए। तीसरा नंबर प्रश्न आ गया है, आप लोग आंसर दीजिए। तब तक मैं पेन सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ क्योंकि गर्मी का सीज़न है इसलिए। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर का, विश्व स्वास्थ्य दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे स्वास्थ्य से जुड़ने का संबंध ना रहा, अंतर संबंध नहीं होगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट डे के रूप में यह मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो आज के दिन ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। तो यह महत्वपूर्ण दिवस है। तो आप लोगों को सबको याद रहना चाहिए। प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। इन सब चीज़ों को आप लोग आगे देखते रहना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन तो बहुत सा चीज़ किया जा सकता है, पर युक्ति आप लोग को केवल एग्जाम ओरिएंट देता है। तो आप लोग समझिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, या तो वीडियो जाता है डायरेक्ट वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, ताकि और भी लोग आपसे, जो 50-100 लोग आपके सर मोबाइल फ़ोन में वो जान सके युक्ति इस रूप से भी काम कर रहा है। तो आप लोग ज़रूर हमें कोऑपरेट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग कोऑपरेट भी कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड डे हेल्थ डे जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1950 से। याद रखिएगा 1950, 1950 आप लोग याद रखिएगा यह इस दिवस को। यह प्रश्न आपको, यह कौन मनाता है? WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। यह भी आपको प्रश्न, उद्देश्य क्या है? अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बनाना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये होना भी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की संपत्ति है। प्रत्येक जो व्यक्ति है वो एक राष्ट्र की संपत्ति है, और संपत्ति एसेट को बचा के रखना चाहिए। इसलिए यह आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, हम बेवजह अपने स्वास्थ्य को हार्म ना पहुंचाए। चलिए नेक्स्ट है, नोट आप लोग को याद रखना है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। पर यह कौन सा संस्करण है? आप लोग को यह भी याद रखना है, यह 72 संस्करण है। 2 वर्ष के बाद देखिए 48 में इसका 74वां संस्करण चल रहा है इस वर्ष स्थापना का, पर विश्व स्वास्थ्य दिवस का 72 संस्करण चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि स्वास्थ्य संगठन का कौन सा दिवस इस वर्ष का है, 22 का। अब प्लस आपको यह विश्व स्वास्थ्य दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है, तो 72। और थीम क्या है वर्ष 2022 का? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। देखिए मैं अभी आप लोग को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लानट आवर हेल्थ, यह थीम है इस वर्ष का। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? अनुषंगी एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जो WHO की स्थापना वर्ष 1948 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और स्विट्जरलैंड में। आप बताइए इसका लोगो क्या है? आप लोग बताइए WHO का लोगो क्या है? लोगो किस रूप से देखने को मिलता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। जब WWF का लोगो पूछ सकता है तो WHO का क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि हमेशा जब से संगठन बना है चर्चा में ही रहा है। तो वर्तमान इसके कितने सदस्य? 194 देश हैं। WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान प्रमुख या डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, अर्थात आपको इस रूप से देखने को मिलेगा इनका नाम। तो
ज़्यादा याद रखिए, टेड्रोस से ही समझ जाइएगा कौन है, और बहुत चर्चित व्यक्ति रहे हैं इस बार WHO में, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट है 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था भारत, ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ है। देखिए मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा देखने को मिलेगा यहाँ मिस प्रिंट, क्योंकि संस्थापक सदस्य के रूप में यह संगठन था। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये मैं करेक्शन करवा देता हूँ इसको, आप लोग इसको 49 देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। तो यह थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि दक्षिण पूर्व एशिया कार्यालय कहाँ है। 6 इसका क्षेत्रीय कार्यालय, ध्यान रखिए 6 क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे हम लोग इस रूप से काम करते हैं, 6 महाद्वीपों में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, प्रश्न आ रहा है तो स्लाइड धीरे चलता है। चलिए प्रश्न आ गया, आप लोग आंसर बताइए। निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति ने श्रीलंका में आपातकाल हटाने की घोषणा की है। आपातकाल की घोषणा हाल ही में 1 अप्रैल को हुई है, तो किस राष्ट्रपति ने यहाँ पर आपातकाल हटाने की घोषणा की। ऑप्शन देख लें, महिंदा राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे, बासिला राजपक्षे, चामल राजपक्षे। देखिए सभी रह चुके हैं, यहाँ पर कोई ना कोई प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, तो इनमें कौन राष्ट्रपति ऐसे हैं जो इनका आपातकाल घोषणा लगाया कौन, हटाया कौन, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, हमारा पड़ोसी प्यारा पड़ोसी देश है, तो इस रूप से हम लोग को ध्यान रखना है। इनके द्वारा आपको ऑप्शन बी होगा, गोटाया, ध्यान रखना, प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। ऑप्शन मैंने खोल दिया, कोई बात नहीं है। गोटाबाया राजपक्षे जो है देश में आपातकाल 1 अप्रैल 2022 को की थी, और 6 अप्रैल को कल के दिन मध्य रात्रि, 5 अप्रैल के मध्य रात्रि अर्थात जिस दिन 6:12 बजा, जैसे ही यह आपातकाल समाप्त हो गया, वापस ले लिया गया। यह आपातकाल क्यों लगाया था, यह महत्वपूर्ण होता है। आवश्यक वस्तुओं का दाम हुआ बहुत ही, महंगाई दर बढ़ गई है, लोगों का पैसा है पर खाने के लिए कुछ सामान नहीं मिल रहा है, तो इसी आधार पर आपातकाल लगाया गया था वित्तीय आपातकाल के रूप में। तो ये आप लोग को महत्वपूर्ण है, आप लोग को करंट याद रखना है। वर्तमान में श्रीलंका जो प्रधानमंत्री कौन है, महिंदा राजपक्षे, महिंदा राजपक्षे PM है, और बाकी तीनों जो है विभिन्न कार्यकाल में प्रेसिडेंट रह चुके हैं राष्ट्रपति के श्रीलंका के, वर्तमान में ये है, बाकी ये क्रम दोनों पहले भी रह चुके थे, आप लोग को याद रखना है, इस रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को चैनल को शेयर किया कीजिए, यूट्यूब के चैनल को, फिर आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट विजिट है, वहाँ पर क्विज, बहुत सा क्विज स्टार्ट हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वो फ्री क्विज है, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम और जिनको समय लग रहा है, और क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन जैसे यहाँ रहता है वैसे भी एक्सप्लेनेशन आप लोग को वहाँ मिलेगा। एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं युक्ति IAS पर, तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, इस प्लेटफॉर्म की महत्ता को, और आप लोग जाके वहाँ दीजिए, समझिए, अपना आकलन कीजिए, क्या आप किस रूप से आपकी तैयारी अंतिम दौर पर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना 2022 यानी कौन सा वर्ष पूरा किया है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना कब प्रारंभ हुआ, सबसे पहले तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, तो ही तो बता पाइएगा कि यह इस वर्ष को कौन सा इसका था। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इसका उत्तर वही लोग दे सकते हैं जो आप लोग, बहुत से लोग एक्टिव मोड में होंगे। देखिए युक्ति IAS के जो कम्युनिटी चैनल है वहाँ पर इससे रिलेटेड आप लोग बहुत सा डाटा शेयर किया गया था, पिक्चर्स शेयर किया गया था, माई गवर्नमेंट का, PIB का। तो जो लोग देख रहे होंगे रेगुलर, उसका आंसर तो फटाफट आप लोग दीजिएगा, तुरंत देखते ही आंसर मार दीजिएगा, और एग्जाम में जब आ जाएगा नहीं पढ़े रहिए तो बोलिए कि आंसर नहीं बन रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए कि युक्ति IAS किस रूप से काम कर रहा है, आपका एग्जाम ओरिएंट तैयारी करो, और प्रश्न इसी रूप से पूछा जाता है। मान लीजिए स्टैंड अप इंडिया योजना का आप लोग को ये नहीं पूछेगा कौन सा क्रम, कौन सा वर्ष पूरा किया गया, पर कब पूरा किए, कब स्टार्ट हुआ, ये पूछ सकता है। इस वर्ष कितनी आप लोग बजट आवंटित किया गया है बजट 2022 में, ये पूछ सकता है, या तो इसका लोगो क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। कम्युनिटी पर जाइए, यूट्यूब के चैनल जो कम्युनिटी है, यूट्यूब का प्लेलिस्ट है, उसके बगल में कम्युनिटी होता है, चैनल से पहले होता है। आप लोग यहाँ जाइए, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आप लोग डाटा मिलेगा, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आंसर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या है, और हम लोग जल्द ही लाइव आप लोग को ऐप पर यहाँ पर भी पढ़ाएंगे। आप लोग जल्द ही संख्या बढ़ाइए, तो चीज़ों को देखिए, हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने को मौका मिलेगा। आप लोग आंसर फटाफट दीजिएगा, और हमें आप लोग 2 वे कम्युनिकेशन बनाएंगे तो चीज़ें और भी सीख सकिएगा। तो ये संख्या जब तक नहीं बढ़ता है तो हम लोग चाह के भी बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए
हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और संख्या जब कम रहता है तो कुछ न कुछ हम लोगों को ऐसा अंदर से फील होता है कि आप लोग किस रूप से, देखिए बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जिनका मैटर हम लोग के पास आता है, हम लोग चीज़ों को देखते हैं, अपने आप को 9 मिलियन 11 मिलियन व्यू के साथ सब्सक्राइबर के साथ है, पर उनका कंटेंट देखिएगा तो किस रूप से अनयूजुअल रूप से आप लोगों को जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होता, आप फिर बाद में बोलिए रिजल्ट नहीं हो रहा है। रीज़न उसके पीछे यही होता है कि टॉपिक तो कवर करा देते हैं लोग, पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक को कवर नहीं करते, एक्सप्लेनेशन को कवर नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों के लिए युक्ति आईएएस आप लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है। प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सफल हम लोग होंगे, विश्वास है। बस कितने लेट और कितने जल्दी होंगे ये देखने का चीज़ है कि हम लोग कितना जल्दी सक्सेस होते हैं। तो आप लोग बिना सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे। और मुझे 10,000 क्वेश्चन का एक्सपीरियंस है, तो सोच के देखिए, केवल मैं अपने ही संस्थान पर युक्ति पर ही नहीं बना रहा हूँ, बहुत जगह मैं इस क्वेश्चन को डिलीवर करता हूँ, तो उनका कंटेंट मेरे पास आता है। तो समझिए कंटेंट का वैल्यू क्या होता है, समझ लीजिए। इन सब चीज़ों को इशारा ही काफ़ी होता है आप लोगों का। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 5 अप्रैल 2016 को सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 2016। ध्यान रखिएगा, बहुत से जगह डाटा आप लोगों को वेरी करेगा इसका, इसलिए याद रखिएगा, डाटा को याद रखिएगा। भारत सरकार जब स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई, जो 5 अप्रैल 2022 को अपना 6 वर्ष पूरा किया है, तो यह आप लोग को ध्यान रखना है। 5 अप्रैल 2022 को पूरा किया है। जमीनी स्तर पर उद्यमिता अर्थात नए नए स्टैंड अप जो कार्य किए जा रहे थे, नए नए इनोवेशन किए जा रहे थे, रोजगार सृजन के लिए, सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बेहतर ही प्लान लेकर जो वर्तमान सरकार वो लेकर आई थी। इसके आंकड़े क्या होंगे अलग मैटर है, पर उसका ग्राउंड लेवल पर जाके देखिएगा। अगर मान के चलिए इस योजना से 30,000 लोग, 40,000 लोग, 50,000 लोग ही स्टैंड अप कर सके, तो समझिए कितनी बड़ी आंकड़ा, वो कितने लोगों को रोजगार दिए होंगे और नाम अपने देश में किए होंगे। तो ये आप लोग एक प्रकार का ये ऐसा योजना होता है जो हमारे जो पहले के चले आ रहे योजनाओं से अलग हटकर कुछ करने का, इनोवेट करने का तरीके को डेवलप करता है। इससे बहुत से लोग मोटिवेट होते हैं और बेहतर देश और राज्य के लिए काम करते हैं। तो ये देखिए, राष्ट्रीय एसटी महिलाओं के लिए कार्य किया गया। उपलब्धि इसकी देख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप लोग से यह क्रक्स आप लोग से पूछ सकता है। जैसे 1,33,000 से अधिक नए रोजगार सृजित हुए इन योजनाओं के तहत। 1.33 लाख से अधिक नए रोजगार सृजनकर्ताओं ने, अर्थात नए लोगों ने सृजन किया है। 1 से 33 लाख जो लोग हैं, 1.33 लाख नए सृजन करता है, अर्थात वो कितने रोजगार दिए होंगे? मान लीजिए अमूमन 2 लोग को ही रोजगार दिए होंगे, कई लोग 5 को, कोई लोग 10 को, कोई लोग 100 लोग को दिए होंगे। आंकड़ा ये करोड़ों में चला जाएगा। नेक्स्ट है, पिछले 6 वर्षों में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को, सोच के देखिए। और भारत सरकार इन महिलाओं को पुरस्कृत भी की है। आप लोग जाके कम्युनिटी चैनल पर जाकर देखिएगा, बहुत से महिलाओं का आपको पिक्चर सहित आप लोग अपलोड किया गया है। तो इन सब चीज़ों को सीखिए, देखिए इनोवेशन किस रूप से हो रहा है और सरकार उसे किस प्रकार से मोटिवेट कर रही है। बिना मोटिवेशन कोई काम नहीं होता है, इसलिए आप लोग भी मोटिवेट हम लोग को करता रहिए ताकि हम लोग भी बेहतर काम करें। इस योजना के तहत सरकार ने 21 मार्च 2022 तक, याद रखिएगा नया डाटा है, लगभग कुल 1,33,995 खातों में लगभग 30,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि स्वीकृत की है। तो खाता मत देखिएगा, बस मैं इसलिए दे दिया हूँ कि आंकड़ा समझिए। 30,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए स्टैंड अप इंडिया के तहत। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों में इससे संबंधित कितना है? 1300 करोड़ आप लोग को डाटा दिया गया है, यानी करोड़ रुपया आवंटित किया गया, 1373.71 करोड़। यह पीआईबी का डाटा है, ध्यान रखिएगा, सब डाटा पीआईबी का, इधर उधर का डाटा नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए है 39,776.84 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट है, महिलाओं उद्यमियों के लिए सबसे ज़्यादा आप लोग 24,809 करोड़ जो आप लोग को यहाँ पर इस योजना के तहत आवंटित किया गया धनराशि। तो सोचिए, आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किसको सबसे ज़्यादा स्टैंड अप इंडिया के तहत धनराशि आवंटित की गई है? ओबीसी कर देगा, महिला कर देगा, महिला उद्यमी, ओबीसी, एसटी और एससी। तो आप लोग को इसमें बताना है, तो सबसे ज़्यादा कौन किया? महिला किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए। आंसर क्वेश्चन प्रश्न आ रहा है,
थोड़ा लेट लेता है पर आ जाता है नहीं, इसका थोड़ा एक सेकंड, इसका बजटीय आवंटन में तो भूल ही गया था। चलिए बजटीय आवंटन भी इसके संदर्भ में आप लोग बजट 2022 में जो स्टैंड अप इंडिया उसके बारे में क्या किया गया, एक सकारात्मक प्रयास किया गया क्या है, जो मार्जिनिंग कॉस्ट होता है वो 25% से 15% तक ला दिया, अर्थात 10% का कटौती किया गया है। यह क्या होता है मार्जिनिंग मनी, क्या होता है मार्जिनिंग मनी, यह होता है जब हम लोग लोन लेने जाते हैं उसके लिए जितनी रकम हम बैंकों में आवेदन के रूप में जमा करते हैं वो मार्जिनिंग लोन होता है। तो मान लीजिए कोई लोन हम लोग 1 लाख का लोन लेने जा रहे हैं, उसका मार्जिनिंग 10,000 रुपया है, तो आपको 10,000 आप लोगों को अब क्या है उसका 10% और घटा दीजिए, तो आप लोग को 1,000 कम और कर देना है, तो आपको 9,000 अब जमा करना है मार्जिनिंग के रूप में। तो यह मार्जिनिंग लोन के रूप में परिभाषित होता है। तो उसका कुछ प्रतिशत क्या करता है बैंक अपने उपभोक्ता खुद अपने ही जेब से बैंक को जमा करना होता है, उसके लिए सरकार नहीं देती है वो, क्योंकि वो कुछ लोगों को ऐसे क्राइटेरिया डेवलप करते हैं जिसको वो जो इसके वाजिब है उनको पैसा मिल सके, और ये सरकार एक बोनस के रूप में रखती है अपने पास मोटान के रूप में, इसलिए आप लोग ध्यान रखना है। इसे मार्जिन लोन कहते हैं। मार्जिनिंग मनी के अलावा बाकी जो रकम है बैंक अपने लोन के रूप में जारी करता है, ध्यान रखिएगा लोन के रूप में जारी करता है। तो जो शेष प्रायः हालांकि वो भी पैसा आपको मिलता है पर वो डिपॉजिट कर लेता है बैंक अपने अकाउंट में। प्रायः बेड लोन के मामलों में मार्जिनिंग जो मनी है जमा करने की जरूरत पड़ती है। बेड लोन स्वीकृति जो होता है उसी एवज में इसे जमा किया जाता है, इस रूप से समझने वाली बात है। तो ये आप लोग ये प्रश्न के रूप में क्वेश्चन के रूप में शामिल हो सकता है 2-3, कितना किया गया, कितना % कम किया गया, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। मार्जिनिंग मनी क्या है यह भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। हाँ चलिए 6ठा नंबर प्रश्न आ गया है, ज़्यादा देर नहीं अब बहुत जल्द समाप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई संपर्क योजना के तहत निम्नलिखित में से किस शहर को ढाका से जोड़ने के मार्गों की पहचान की गई। जो बांग्लादेश का शहर ढाका है राजधानी, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क, याद रखिएगा उड़ान योजना भारत में चल रहा है, जो भारत के अंदर जो जितने जो शहर है 3 टायर 2 टायर उनको जोड़ने का जो प्रयास किया गया, उसी के तहत एक अलग नवीन अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी जोड़ने का प्रयास हवाई संपर्क योजना प्रारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ने का प्रयास ढाका बांग्लादेश के राजधानी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो पहला है दिसपुर दिसपुर, इम्फाल, देवघर, जगदीशपुर बिहार का जगदीशपुर यहाँ है, समझ लीजिएगा जगदीशपुर, देवघर, इम्फाल, दिसपुर। तो सही उत्तर क्या इसका होगा, सही उत्तर आप लोग बताइए, इसका उत्तर क्या होगा, इम्फाल होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विभिन्न राज्यों की जो राजधानी है उससे संबंधित जगहों से जोड़ने का प्रयास किया नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। तो सबसे पहले बोली मंत्री इनके कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, नाम याद रखिएगा AICS, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों में कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक के साथ हवाई संपर्क बनाना ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो यह किसके कहाँ शुरू की गई है, नई शुरू की गई योजना राज्य सरकारों द्वारा समर्थित है, ध्यान रखिएगा राज्य सरकारों द्वारा समर्थित योजना है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कोऑर्डिनेट रूप से कार्य कर रही है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसमें मणिपुर, असम, त्रिपुरा कि राज्य सरकारों ने इम्फाल, गुवाहाटी और अगरतला को ढाका, बैंकॉक, आंगून अर्थात रंगून या तो म्यांमार समझ लीजिए, काठमांडू, मांडले कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था मांडले, बहुत बार फिल्मों में चर्चा में रहा है। हनोई, चटगांव और कुनमिंग, इन जगहों का नाम याद रखिएगा के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहल के रूप में मार्गों की पहचान की है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रारंभ की जाएगी। कौन कौन राज्य, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के जो राज्य है 3 राज्य, उनके द्वारा, उनके स्टेट के सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो ये आप लोग को महत्वपूर्ण, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैसेज कुछ आ गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे उत्तर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन। वर्तमान में उत्तर पूर्व के जो क्षेत्र में इम्फाल, गुवाहाटी है 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ध्यान रखिएगा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, कितने आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सब प्रश्न देखने को मिल सकता है, पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को ध्यान रखना है।
भारतीय विमानन प्राधिकरण जो है गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा यह संचालित की जाएगी। 2 लोग इससे जुड़े हैं, अर्थात केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की एजेंसियां। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। प्रश्न आ रहा है, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, ओह सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन भी, तो ये बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन इसमें है। जैसे आप लोग एक्सप्लेनेशन के रूप में उड्डयन, इसके बारे में चर्चा में बस कर दे रहा हूँ, चीज़ों को समझ लीजिएगा। नागरिक उड्डयन जो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016, ये डाटा वेरी बहुत जगह करेगा। ये पीआईबी का डाटा है, ध्यान रखिएगा। बहुत जगह आप लोग 18 देख लीजिएगा, 17 देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यह 21 अक्टूबर 2016 जो है वो आपको पीआईबी का डाटा रिलीज किया हुआ उसमें है। तो मैं आप लोग को हमेशा बोलता, मैं ऑथेंटिक डाटा पर जाता हूँ। बहुत जगह बहुत से डाटे होंगे, आप लोग उसको ध्यान में मत दीजिएगा। चलिए, क्या किया, इसकी शुरुआत की थी 21 अक्टूबर 2016 से। आम नागरिकों के लिए उड़ेगा देश का आम नागरिक, इस योजना के तहत क्षेत्रीय योजना उड़ेगा देश की आम नागरिक। इसका टैगलाइन था उड़ान पहला 10 आया। वो कब आया? 5 एयरलाइंस कंपनियों को 70 हवाई अड्डों के साथ नए बनाए गए परिचालनों हवाई अड्डों में दिया गया था। इन सब चीज़ों को अब याद नहीं रखना, बस जब याद आएगा उड़ान योजना तो 1, 2, 3, 4, 5 कब कब आया बस याद रखिएगा। 1.2.0 कब आया? 18 में आया। 3.0 कब आया? उसके बाद 19 में ही आ गया था। 20 में आप लोग उड़ान 4.0 आया, जो वर्तमान उससे चालू है। फिर 4.1 आया, तो इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत छोटे हवाई अड्डों के साथ विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर सी प्लेन मार्गों को जोड़ने का केंद्रित किया गया था। याद रखिएगा, यह प्रश्न इस रूप से ही पूछ सकता है, किस योजना के तहत सी प्लेन मार्ग जो झीलों में, जो आप लोग को गुजरात में प्रधानमंत्री के द्वारा सी प्लेन मार्गों का उद्घाटन किया गया था, तो उसके तहत इस योजना को कब शामिल किया गया था? तो उड़ान 4.1 में। 4.0 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और करवती जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है, 4.1 में ही सागर माला विमान सेवा के तहत कुल कुछ नए मार्गों का प्रस्तावित किया गया, जिसमें सी प्लेन सेवा संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ साथ पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय के तहत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था। तो ये सब याद रखना। 4.1 कब आया, 4.0 कब आया, 3, 1, 2, 3 कब आया, सभी चीज़ों को याद रखना है। उसके अतिरिक्त चीज़ों को समझना नहीं, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। प्रश्न आ रहा है, आंसर आप लोग दीजिए, तब तक मैं पानी फिर से पी लूँ। इस बैंक को आप लोग याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक जब भी कुछ नए योजनाओं को लेकर आता है तो उससे प्रश्न हम एग्जाम में देखने को मिलता है। क्योंकि मैं क्यों आता है उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, पहले प्रश्न देख लेते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस हाउसिंग फाइनेंस जो फर्म है का विलय की योजना बनाई है एचडीएफसी लिमिटेड ने? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एसबीआई हाउसिंग फाइनेंस फर्म के द्वारा, आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस फर्म के साथ, या आर्कटेल हाउसिंग फाइनेंस फर्म के साथ। तो ये आप लोग को ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चला जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी जाएगा, क्योंकि ये एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस है, हाउसिंग उसी के साथ ही इसने किया है। ये दिए गए ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको याद रखना है। कन्फ्यूजन के लिए इस प्रकार के भी ऑप्शन दे सकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन के तौर पर है कि भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस फर्म जो है एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र की बैंक एचडीएफसी बैंक ने विलय मंजूरी की है। तो दोनों विलय की मंजूरी की, 1 साल का एक ऑफिशियल फॉर्मेट होता है, वो धीरे धीरे जाकर एक स्टेज बाय स्टेज फॉर्म अंतिम रूप से दे दिया जाएगा, इसे विलय कर दिया जाएगा। इक्विटी 25% इक्विटी रहेगा एचडीएफसी के पास, और संयुक्त कंपनी के पास 42% की इक्विटी रहेगी। इस समझौते की घोषणा बीएसई सेंसेक्स एनएसई निफ्टी पर एचडीएफसी बैंक के शेयरों में 14% और एचडीएफसी की शेयरों की कीमत में 16% की ज़्यादा तेजी आई। देखिए, जब इस प्रकार का विलय होता है तो या तो डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। तो इसमें डिक्रीज, इसमें आप लोग चीज़ों को बढ़ने को देखने को मिला है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। विलय का मसौदा क्या है? प्रथम चरण में एचडीएफसी हाउसिंग जो लिमिटेड है, एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ एचडीएफसी लिमिटेड का विलय होगा। द्वितीय चरण में यह क्या करेगा? एचडीएफसी बैंक से साथ मिला दिया जाएगा। विलय के बाद
HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड कुल संपत्ति कितनी हो जाएगी? 25 लाख करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, कितना? 25 लाख करोड़ से भी अधिक हो जाएगा। HDFC का टर्नओवर कितना हो जाएगा तब? 35,681 करोड़ रुपया हो जाएगा, जबकि HDFC बैंक का 1.16 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह विलय कौन करेगा? विलय प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक, ये ऑटोमेटिक ऑटोमोनस है, ये तो जरूर रहेगी। फिर नेक्स्ट भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग रहेगी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भी रहेगा, भारतीय आवास बैंक को मंजूरी मिलने के बाद 18 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। ये सारे जो संस्थाएं हैं वो जब तक क्लियरेंस नहीं देगी तब तक ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मेजर रहता है, सभी जगह डाटा मेंटेन किया जाता है, कौन किसके कर्जदार है, कौन कितना डेप्थ में है, कौन कितना क्या पानी में, सारी चीज़ों को जब चेक हो जाएगा तब यह विलय की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अतिरिक्त चीज़ों को जानने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया, 8वां नंबर प्रश्न आप लोग को बताना है, आंसर आप लोग बताइए। चैनल को शेयर जरूर करते रहिए, आप लोग जब जितने स्टूडेंट हैं रेफर करते रहिए अपने नए पुराने जितने सर्किल सारे लोगों को, ताकि हम लोग और बेहतर तरीके से काम कर सकें। यह आप लोग को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही प्रथम यात्रा राष्ट्रपति कोविंद जी का है। भारत के राष्ट्रपति जो कोविड के दौरान इस रूप से आया, प्लस जिन देशों में ये गए हैं वहाँ पर बहुत वर्षों के बाद कोई भारत का राष्ट्रपति गया है, और एक जगह तो पहला बार कोई राष्ट्रपति गया है उसकी आज़ादी के बाद, तो इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न देख ले, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम यात्रा पर गए? डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। सभी आप लोग उस देश का नाम है जहाँ हमेशा ठंड से बड़ा सा मौसम बहुत बेहतर होता है, उन देशों की बात करें। इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रहा है और वहाँ पे सुहाना मौसम होगा, तो कहाँ गए हैं? तो इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, नीदरलैंड। अभी गए हुए हैं, दौरा पर है 6 तक, उनका लौट के वो आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। आज उनकी वापसी है, तो इसके लिए आप लोगों को देख लीजिए। राष्ट्रपति कोविंद तुर्कमेनिस्तान, याद रखिएगा, रसिया के साथ इसका जब रसिया से अलग होकर इसका जो नवीन राष्ट्र के रूप में ये आया, तो कोई पहला राष्ट्रपति है जो इसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने समकक्ष सरदार वहीदी मुहम्मदेव के साथ मुलाकात किए हैं। बहुआयामी संबंधों को बेहतर बनाने के द्विपक्षीय आर्थिक ऊर्जा सहयोग का विस्तार किया है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान समझ सकते हैं गैसों का भंडार है, पाइपलाइन तापी पाइपलाइन भी चल रहा है इस देश के साथ। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री इस विषम परिस्थिति में वहाँ गए हैं हमारे अंतर संबंध को स्थापित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। यह तुर्कमेनिस्तान आज़ादी के बाद भारत यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति होंगे या हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब जब पहला, मैं कितनी बार बोला हूँ आपको, जब फर्स्ट हो प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाएगा। जो भी एग्जाम में प्रश्न बनाता है, क्रिएट करता है, वो इन्हीं सब चीज़ों को ढूंढता रहता है, कहाँ फर्स्ट हुआ, राज्य में, स्टेट, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो भारत के राष्ट्रपति कोविंद जो इनकी यात्रा थी 2 देशों की, उसमें 34 वर्षों में नीदरलैंड की पहली यात्रा है। याद रखिएगा, 34 वर्षों तक नीदरलैंड में कोई भी हमारा देश का राष्ट्रपति नहीं गया। देखिए कितना बड़ा गैप हो जाता है 3 वर्षों में। अगर किसी देश के साथ हम संबंध बनाए हुए हैं, तो एक सर्टेन टाइम में हम लोग अंतर संबंध को मजबूत करने के लिए सर्टेन टाइम में या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का दौरा होना चाहिए। तो देखिए 34 वर्ष अगर राष्ट्र प्रमुख जाता है और बेहतर रूप से संबंधों को स्थापित किया जाता है, क्योंकि हमारे देश का प्रथम व्यक्ति और उस राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति के साथ संबंधों को स्थापित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रपति कोविंद जो है 4 से 7 अप्रैल तक नीदरलैंड के अपनी यात्रा के दौरान किंग विलियम अलेक्जेंडर और रानी जो मैक्सिमा है उनके साथ प्रधानमंत्री मार्क रूट से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात का दौर चल रहा है। मैंने डाटा जब लिया था उस समय ये सब डाटे थे, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को इस रूप से लिख दिया हूँ। पर इम्पोर्टेंट ये होगा कि 34 वर्षों बाद कोई राष्ट्रपति, हमारा देश का राष्ट्रपति गया है। दूसरा, पहले भारतीय जो आज़ाद तुर्कमेनिस्तान के आज़ादी के बाद पहला कोई राष्ट्रपति जो इस दौरे पर गया है। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है क्या, 2022 में भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंधों का 75 वर्ष हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध 75 वर्षों का हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चीज़ और राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, विश्व के सबसे बड़े फूलों की बगीचा जो केउल कैन हॉफ
में है का दौरा किया गया और वहाँ पे एक पीली ट्यूलिप किस्म की एक पौधा है, जो ट्यूलिप का पौधा है, जो उसका नाम मैत्री रखे हैं, इनके द्वारा रखा गया है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है मैत्री किस फूल का नाम है, तो ये ट्यूलिप है। भारत में सबसे बड़ा ट्यूलिप का जो हाल ही में आप लोगों को करंट में शामिल किया था, तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब चीज़ें आप लोग एक्टिव स्टूडेंट जो होंगे वो जरूर बता सकते हैं, क्योंकि अनएक्टिव लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, पर एक्टिव लोगों से जरूर की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है आप लोगों को, क्या है नौवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस दिवस कब मनाया जाता है। दिवस 2 बार हो गया, तो ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा, अंदर की आत्मा को जो दिवस होता है उसको कब मनाया जाता है। 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो ये बहुत ही एक व्यक्ति को जीवित रखने के लिए अंतरात्मा की भावना उसमें निहित होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतरात्मा के अंदर झांकनी चाहिए, अपने स्वयं के अंदर झांकनी चाहिए, क्या वो सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या वो अस्तित्व में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 5 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। हालांकि पुराना करंट है 5 तारीख को, पर यह छूट गया था, इसलिए इसे शामिल कर लिया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाता है, जो 31 जुलाई 2019 से यह संकल्प पारित संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया। और यह तृतीय संस्करण है वर्ष 2022 का। 2020, 2021 और 2022 में यह मनाया गया। तो यह थर्ड हुआ, या सेकेंड हुआ, या फर्स्ट हुआ। तो याद रखिएगा, इस रूप से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 31 जुलाई 2019 को इसका तो संकल्प भी पारित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा में, और 2020 से ये मनाना शुरू किया गया। और अंतरात्मा बहुत सी चीज़ें हैं, फिलॉसफी की चीज़ें हैं, यहाँ पर लिख दी गई है। तो इन सब चीज़ों को समझ रहे हो सभी, अंदर की ओर झांकना ही, अंतरात्मा की आवाज़ सुनना है, हम क्या सही है, क्या गलत है, हमारा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है स्वयं के प्रति। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे। प्रश्न एक्सप्लेनेशन का लास्ट प्रश्न, उसका फटाफट हम लोग क्विक मोड में देखेंगे 15 प्रश्न जो है उसको। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ सामुदायिक संग्रहालय खोला गया, किन जगह केंद्र शासित प्रदेश में सामुदायिक संग्रहालय खोला गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। तो ये कहाँ होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, लद्दाख में खोला गया है सामुदायिक संग्रहालय, म्यूजियम खोला गया है। तो चलिए देख लेते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थल, इसलिए इसका नाम करंट में देखने को मिल रहा है। तो क्या है, सांस्कृतिक जो समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और को बढ़ावा देने के लिए लेह जिला, लेह है, याद रखिएगा। लेह भी पूछ सकता है किस शहर में, किस जिले में, तो आप लोग को याद रखना है लेह के गया सोसमा गांव में, याद रखिएगा गयांग, गयांग याद रखिएगा, गयांग सोसमा इस तरह लिखा हुआ रहेगा। सोसमा में सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद एक संस्था होती है, उसके द्वारा किया गया। इस काउंसिल को याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा और आवंटित किया जाता है। इस संगठन के द्वारा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रतिनिधि द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। उसका स्पेशल क्षेत्र में स्पेशल, जैसे हम लोग पंचायती राज देखते हैं, उसी तरह यहाँ भी एक स्वायत्त रूप से संस्थाएं कार्य करती है। लेह के अध्यक्ष कौन है, तासी ग्यालसन। सामुदायिक विकास संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं, उनके द्वारा पारंपरिक उपयोगिता सामान, फैब्रिक्स, कपड़े सामान, इन सब चीज़ों का यहाँ संग्रह किया जाएगा। याद रखिएगा, इस जगह के लिए से संबंधित कुछ आंकड़ा आप लोग को मैं दे रहा हूँ, ये आप लोग के एग्जाम ओरिएंट है। इस बस्ती में पाई जाती संस्कृति मुख्य रूप से इसी बस्ती में पाई जाती, दुनिया के सबसे ऊंची आबादी वाले क्षेत्रों में है। तो प्रश्न पूछ सकता है, किस दुनिया के सबसे ऊंची आबादी वाले क्षेत्रों में संग्रहालय, सामुदायिक संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो प्रश्न दे देगा, जगह का नाम दे देगा। तो आप लोगों को याद रखना उस जगह का। लेह में ग्यांग सामोसो जो है ग्रामीण के विशिष्ट लद्दाखी घर होता है, सामुदायिक संग्रहालय के रूप में इसका प्रयोग करेगा। और लास्ट है, इस ग्रामीण गांवों की महिलाओं के समूह नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान में संग्रहालय विभाग और लेह क्षेत्र के आवास विकास निगम के द्वारा सामुदायिक रूप से योगदान किया गया है। जो गयांग है, गयांग जो है, गयांग है जो उत्तरी लद्दाख का सबसे पुराना गांव, सबसे पुरानी बस्ती के रूप में माना जाता है। तो यह आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। यह यहाँ टाइपिंग एरर है, क्योंकि फ़ॉन्ट एरर PIV से जब कॉपी किया जाता है तो फ़ॉन्ट एरर देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ गयांग, इस तरह है गयांग।
यह है लद्दाख में, लद्दाख के लेह में है, लेह के गयांग जगह, यहाँ पर गयांग सोसुमा, याद रखना गयांग सोसुमा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वन लाइनर। फटाफट वन लाइनर 15 प्रश्न का 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चीज़ें एक्सप्लेनेशन देते रहिएगा, चीज़ों को देखिए। पसंद आ रहा हो चैनल को शेयर जरूर कीजिए, नए स्टूडेंट पुराने और दोनों हैं, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों तक हमने पहुंचाइए, जो टारगेट जो हमने बताया 10,000 का वो जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से आप लोग के सामने आ सके और नए एक प्लेटफॉर्म, नए एक एक्सपीरियंस के तौर पर आप लोग चीज़ों को सीख सके। क्योंकि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आप लोग एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को नहीं करा पाते, बहुत सी चीज़ों को जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता उसे पढ़ा के आप लोग एग्ज़ाम सारे साल भर आप लोग 2 साल आप लोग को फंसाए रखते हैं लोग, पर आपका एग्ज़ाम पीटी नहीं हो पाता। बहुत से लोगों का मान लीजिए 100 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें 80 लोगों का तो पीटी ही नहीं हो पाता। 20 लोग केवल आते हैं, 20 में से केवल 5 लोगों का मेन तक जाते हैं, उसमें से 1 लोग इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। तो आंकड़ा ऐसे है, जब तक इस संख्या नहीं बढ़ेगा 80 से यहाँ पर 100 में से 100 लोगों में से जब तक 90 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो यहाँ इंटरव्यू तक आंकड़ा कैसे ज़्यादा लोग जाएंगे, तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो मजबूरी है, बोर्ड भी मान लीजिए 500 सीट निकालती है तो मजबूरी है 3 लोगों को ही एक सीट पर बुलाती है, तो 1500 लोगों का फाइनल इंटरव्यू तक जाता है लिस्ट में नाम, और इंटरव्यू वहाँ 500 लोग सेलेक्ट होते हैं। जब अधिक लोग जाएंगे तो ही तो अधिक लोगों का सिलेक्शन होगा। इस रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग है फटाफट देखेंगे क्या है। विक्टर ओरबन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। विक्टर ओरबन याद रखिएगा, यह हंगरी के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, हंगरी, याद रखना हंगरी। तो ऑप्शन देख लीजिए हंगरी है। फटाफट दूसरा ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट है सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, कौन सा राज्य रहा है भारत का, तो यह छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इसका बहुत सा डाटा आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, तीसरे नंबर प्रश्न पर है, आंध्र प्रदेश के राज्य में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा हाल ही में की गई है। किसी राज्य में बड़ी संख्या में गठन किया जाता है राज्यों का, वो प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछ सकता है। तो कितने जिलों का, या 13 जिलों का इसका गठन किया गया है, तो प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। तो कितनी संख्या हो गई ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 अप्रैल को याद रखिएगा, 2 दिन पहले मनाया गया। इस विषय क्या था, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 था, सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 को इस वर्ष का थीम था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न क्या है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना बनाया है। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न देखने को मिल सकता है हॉबी हब, अर्थात जितना हम लोग का हॉबी है उसके लिए एक हब क्रिएट करना, एक नई योजना के रूप में दिल्ली सरकार शिक्षा को लेकर बेहतर प्रयास कर रही है, प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। चलिए नई दिल्ली हो गया। नेक्स्ट है छठे नंबर प्रश्न क्या है, वन लाइनर में, किस बैंक को DAYNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा SHG लीकेज के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया है। तो अभी मैं जस्ट आप लोगों को कुछ नोटिफाई भी किया था, तो HDFC बैंक को यह दिया गया है, बहुत बेहतर कार्य कर रहा है इस संबंध में, तो HDFC बैंक का याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के वनिकुला क्षत्रिय समुदाय को आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया गया, किस राज्य के द्वारा। तो यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। क्षत्रिय कुल के वनिकुला थे, इनका याद रखिएगा, ये आप लोगों को करंट में पूछ सकता है कौन से जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु 10% का आरक्षण ये लोग मांग रहे थे, 10.5 का, तो उनके लिए आरक्षण को नहीं दिया गया, रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण कितने भूविज्ञानिक विरासत स्थलों की खोज की है इस वर्ष, इसके संदर्भ में प्रश्न है, आप लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए। तो 3 ऐसे खोज की है, हालांकि एक स्टेट सिक्किम से 2 है और हिमाचल प्रदेश से 1 है, तो ऐसे 3 है, कहीं डाटा और भी कहीं जगह गलत है, तो आप लोग देख लीजिएगा। शिवालिक की जो जीवाश्म ईंधन जो जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश, और स्टोमेटोलाइट जो बेरिंग डोलोमाइट या बक्सा फॉर्मेशन
चूना पत्थर सिक्किम की पहचान की गई है, या सिक्किम की पहचान की जो भारत में 34 भूविज्ञानिक विरासत स्थल हो गए। इस प्रकार इन 2 खोजों के साथ जो था 34 हो गया है टोटल। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्या, टाटा समूह किस नाम से सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया। जैसे अमेजन है, या तो जियो का है, या तो बहुत से ऐसे फ्लिपकार्ट है, इस रूप से ही टाटा ने एक सुपर ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम नीयू है। नीयू याद रखिएगा, NEU, डब्लू मत समझ लीजिएगा आप, न्यू। चलिए न्यू है, NEU, न्यू। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसे जलवायु विशेषज्ञ नियुक्त किया है। तो किसे किया है, डॉक्टर इयान फ्राई को किया है, डॉक्टर इयान फ्राई को, इयान और फ्राई को। तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में देखने को, आंसर में देखने को मिल जाएगा। MM नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, या तो जब प्रश्न के रूप में आए गए निम्नलिखित किस देश की यात्रा की है। जो हमारे सेना प्रमुख है वो सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं, जो भारत के थल सेनाध्यक्ष है और वर्तमान में CDS भी हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 12वां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। द टाइगर ऑफ ड्रास कैप्ट अंजू नायर 27 कारगिल हीरोज। तो इससे जो कारगिल हीरोज है उनसे संबंधित कुछ उनके संबंध में एक बुक लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है ये। मीरा नायर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया। इनके बारे में, हिम्मत सिंह शेखावत के बारे में कोई भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग देशभक्त लोग हैं उनके बारे में जानते हैं, इनको जाके गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न, RBI ने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में के लिए वेज और मिम्स एडवांस की सीमा कितने करोड़ रुपया कर दी गई है। तो कितना किया है, यह आप लोग को 47,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया है। 47,010 करोड़, याद रखिएगा 47,010 करोड़। तो देख लीजिए आंसर होगा 47,010 करोड़ के आंकड़ा आप लोगों को मीम्स के रूप में किया गया है। गंगसोर त्यौहार या गंगसोर फेस्टिवल किन राज्यों में मनाया जाता है। तो यह राजस्थान, आपको राजस्थान के साथ MP, मध्य प्रदेश, गुजरात और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, पर मुख्यतः राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में मनाया जाता है। तो यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आज के करंट अफेयर्स का, कल से करंट अफेयर्स आप लोगों को 9 बजे से आप लोग को 8 से 9 के बीच में मिल जाएगा। इसलिए हम लोग नए प्लान के साथ आ रहे हैं, 9 से 10 के बीच में मॉर्निंग में ही करंट अफेयर्स आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि शाम का शेड्यूल हम लोग सब्जेक्टिव के लिए रखेंगे। इसलिए जल्दी फटाफट बताइए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस दिन पोर्टल लॉन्च किया है, कौन से नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप लोग के ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण पोर्टल होगा, तो आप लोग याद रखिएगा इससे संबंधित। नेक्स्ट आप लोगों को फिर लास्ट में आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, चैनल को लास्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में घंटे का बटन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। पूरा आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो, एग्ज़ाम ओरिएंट क्वेश्चन सिलेक्शन है, साथ ही साथ आप लोग को एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें को बताया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन को, तो इसके लिए हम लोग मोटिवेट कीजिए। जो ग्रुप की संख्या 10,000 का टारगेट हम लोग रखा है इस 1 से 2 महीने के अंदर, तो आप लोग उसे ज़रूर पूरा कीजिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के सामने आए। और वेबसाइट विजिट कीजिए, ऐप विजिट कीजिए, वहाँ बहुत से फ्री क्विज चलाए जा रहे हैं जिसको आप लोग दे सकते हैं। अभी लास्ट आवर एग्जाम है तो आप लोग आंसर वहाँ दीजिए, और एक्सप्लेनेशन सेम यही रहेगा, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े वो जान रहे हैं युक्ति पर कौन सा क्वालिटी आप लोगों को दिया जा रहा है। चलिए तब देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ विश्वास कायम रखने के लिए। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। इसी के साथ मैं अमरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।